नमस्कार प्यारे साथी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की मियार बोध की चैप्टर नंबर 5 जो कि है रोज, जो कि लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। कह रहे हैं कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो वहाँ कोई क्या है, किसी सांप की छाया की मंडरा रही हो। ठीक ना, उसके वातावरण में कुछ ऐसी अक्षत अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपय घना सा झंझनाहट फैल रहा था। क्या फैल रहा था? घना सा झंझनाहट फैल रहा था। मेरी आज सुनते ही मालती क्या बोली? मेरी आज सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुस्कुराई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठी विस्मय से जान में आ रहा था। क्या हुई? तनिक सी विस्मय से जागी और फिर पूर्वतः हो गई। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे पीछे चल लिया। क्या बोले? मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वो यहाँ नहीं है? वो मतलब पूछे कि तुम्हारे पति यहाँ नहीं है? मालती से पूछा। मालती कौन थी? इनके रिश्तेदार थी ना, इनके रिश्तेदार, रिश्ते में इनको बहन लगती थी। ठीक है, तो वहाँ पहुँच के पूछे कि वो यहाँ नहीं है, मतलब कि उनके पति। तो बोले अभी नहीं, दफ्तर में है। कहाँ? दफ्तर में, ऑफिस में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? मतलब पूछे कब जाते हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती बोली सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, मतलब कि मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर तक क्या करती हो? ऐसा वो पूछने को हुए, उनका मन किया ऐसा पूछे। फिर भी सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं होगा। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। क्या? कमरे के चारों ओर देखने लगे। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले आपत्ति करते हुए कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ, तो मतलब इतनी धूप में तो आए यहाँ, तो पंखा नहीं होके? तब मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। तो ये बोले कि अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। मतलब बगल के कमरे से उसके बच्चे रोए, तो फिर न वो चुपचाप क्या हुआ, पंखा अज्ञेय जी को मालती ने दे दी। ठीक ना, और घुटने पर हाथ टेक के थकी हुई हुह करके उठी, भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देख सोचता रहा कि क्या है यह कैसी छाया सी घर में छाई हुई है। मतलब फिर सोचे कि कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते में बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। मतलब बोले कि उसे मेरा दूर के रिश्ते में बहन है, लेकिन परस्पर संबंध कैसे कर रहा है? सख्य का, मतलब कि सखा का ही रहा है, दोस्त का। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, इकट्ठे मतलब कि पीटे भी हैं, जैसे कि इकट्ठे मार खा था ना गार्जियन से, तो वो बोल रहे हैं। बहुत भी इकट्ठी हुई है, मतलब कि पढ़ाई भी इनका इकट्ठी हुई थी। ठीक ना, हमारे व्यवहार में सादा साक्ष्य की स्वच्छंद रही। वह कभी भ्रातृत्व के यहाँ बड़े छोटेपन का बंधनों में नहीं घिरा। मतलब वो कभी बड़े छोटेपन का बंधनों में नहीं घिरा। आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। क्या बोले कि आज 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। जब मैंने उससे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, मतलब तब उसका शादी नहीं हुआ था, मतलब उसके शादी का 4 वर्ष लगभग हो गया। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? मतलब सोच रहे हैं इससे कोई परिवर्तन शायद उसमें आया होगा, अगर आया होगा तो क्या आया होगा? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर क्या बोले कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती बच्चे को लेकर लौट आई, और फिर मुझसे कुछ भी नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि वो पलंग पर थे, तो ये नीचे दरी पर बैठ गई मालती। मैंने अभी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मतलब कि उसके बच्चे का नाम क्या है? किसने? अज्ञेय जी ने मालती से पूछा। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे तीती का थे। बच्चे का नाम क्या था? तीती। नाम बड़ी गजब, तीती। तो वैसे उसको इशारा करते हुए क्या बोले कि वैसे तो कोई निश्चित नाम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको तीती कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, तीती आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी ओर देखते हुए अपनी माँ से चिपट गया और रुआस कर कुछ होकर कहने लगा, नहीं वैसे करते हैं उसी प्रकार से। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रही। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं
जिसमें प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछेगी, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात नहीं की है। यह भी नहीं पूछा है कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही, 2 वर्ष हुआ इसके विवाह का, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? पूछ रहे कि विवाह के 2 वर्ष में वो बीते दिन भूल गई, सारे पुराने रिश्ते नाते सब, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंद अब तो नहीं हो सकती, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंद अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने की विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। ठीक ना, उन्होंने कहा कि जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने की कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। इसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? चौंक कर एकाएक हूँ, मतलब तो बोले कि यह हूँ प्रश्नवाचक था, किंतु इसीलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसीलिए मैंने अपना बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मतलब होता नहीं है कि अचानक कोई किधर ध्यान रहता है, कोई बोलता है तो कहता है लेकिन वो बोले कि विस्मय के कारण, यह प्रश्नवाचक था। वो जान उसको खुशी था कि नहीं इसका तो पता नहीं, ये प्रश्नवाचक था, लेकिन वो विस्मय के कारण बोली इसलिए उन्होंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, अब आगे। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंख नीचे कर ली। क्या बोले कि मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंख नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो क्या, कुछ बोलने का, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल में पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, फिर भी विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल, यद्यपि वह सारा प्राय बल उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी, ऐसा हम जान पड़ा कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत तंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब दूसरी बार क्या हुआ? जब दूसरी बार के खटखटाया गया, तब शीशी को अलग करके उठी और किवाड़ को खोलने लगी। वो यानी मालती के पति आए। वो यानी कौन? मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो में उन्हें पहचानता था, परिचित हुआ, मतलब कि उनसे जान पहचान किया। मालती खाना तैयार करने लगी, आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे। एक तरह का स्वर छात्मक कवच बनकर। ठीक ना। मालती के पति का नाम महेश्वर। पूछता है व्यक्ति में मालती का पति का नाम क्या है, तो महेश्वर। ठीक ना। मालती के पति का नाम महेश्वर। वह एक गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। क्या चीज़ के? डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। ठीक ना। सरकारी डिस्पेंसरी के वो डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टर्स में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। प्रातःकाल ही कहाँ चले जाते हैं और 1:30 2 बजे लौटते हैं अपने दफ्तर से। ठीक ना। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर से चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी। ठीक ना। 1-2 घंटे फिर से चक्कर लगाने के लिए डिस्पेंसरी जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखना और अन्य जरूरी हिदायतें करना उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए, और इसीलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। सुस्त ही रहते हैं, फुर्तीले नहीं हो पाते हैं, आराम नहीं कर पाते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर। वह पीछे खाया करती है, मतलब कि होती है ना कि पहले क्या होता था, पहले पति खा लेती थी, उसके बाद पत्नी खाती थी, इसीलिए वो बोले कि मैं खा लेता हूँ तो पीछे खाते थे। तभी सोचे कि 3 बजे तक ऐसी, पति 2:30 बजे खाना खाने आते, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। बोले जा, पति 2:30 बजे खाना खाने आएगा तो पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसा बेवक्त खा रहे हैं। मतलब कि बोले कि ऐसा आपको खाने में क्या मजा आएगा, आप तो बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह
देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बधी होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, ठीक ना। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, देख रहे रोज, इसी से शीर्षक निकला है कि रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों? मालती बोली, हो गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर भी बच्चे को दांत कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने उसे भूमि पर बैठा दिया, बोली, अच्छा ले रो ले। और रोटी लेने आंगन में, और रोटी लेने का, अरे क्या हो जाता है, और रोटी लेने आंगन में चली गई थी ना, आंगन की ओर चली। जब हमने भोजन समाप्त किया, तब क्या हुआ, 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ वहाँ एक दो चिंताजनक केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। किस बीमारी में टांग काटनी पड़ती है? तो गैंग्रीन, ठीक ना, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो। मैं उतनी देर तीती से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं तीती को हाथ में लेकर खेलने लगा, ठीक ना, झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 सर खड़के एकाएक मैं चौका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी, मतलब कहते शायद अस्पताल में क्या 3 खड़के, मतलब कि घंटा नहीं होता है, उसी कस के बजता है करता है, 3 बजे तो लगता है ना, तन ऐसे बैठी आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ ही कही, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मतलब समझ रहे, एक घर का क्या बता रहे हैं, रोज का काम बता रहे हैं कि कैसे, मतलब आज के जो उस समय की जो मतलब महिलाएं थी, उसे घर में कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, डेली घिसी पीती जिंदगी। मतलब मानो कि इंसान एक तरह से भूतों का मानो कि साया उस घर पर, इस प्रकार से उनकी जिंदगी डेली की बीतती थी। समझो, कोई नहीं उस घर में, मतलब शांत सुना सा आंगन, और एक ही मतलब बस मालती है, उसका बच्चा रहता था। मतलब कैसा लगता होगा, कैसे जीती होगी, उसी का वो वर्णन कर रहे हैं, ठीक ना। और 3 बजे तो सांस लेके 3 बज गए ऐसे, ठीक ना। थोड़ी देर मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा था? सब कुछ तो बहुत था, मतलब कि सब कुछ तो बोले कि हम ही दोनों खा गए थे। तो बोली, नहीं बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं खा गया था, वह बचा कुछ होगा नहीं, यो ही रोग तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा, ठीक ना। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यह सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, मतलब कहेगी सब्जी वब्जी यहाँ तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ ले वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई ठीक मिला नहीं, शायद दो एक दिन में हो जाए। बोले कोई नौकर रख लो, तो बोले कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए तो रख लूँगी। बर्तन भी तुम्हें मानती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं आया, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्या पानी को क्या हुआ है, मतलब कि क्यों पानी को क्या हुआ है? पूछे, रोज ही होता, देख रहे फिर रोज आया, बोल रहे हैं कि हाँ जी, पूछें महेश अज्ञे जी कि क्यों पानी को क्या हुआ? तो फिर मालती बोली, रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब मांझेंगे। बोले कि आज शाम को 7 बजे आएगा तब मांझेंगे, चलो तुम 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। बोले कि चलो तुमको 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। मतलब फिर इन्होंने मन ही मन सोचा कि अब तो नहीं हुआ, लेकिन रात को फिर 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी का क्या खाक, छुट्टी इसको क्या हुआ? यही उसने कहा मेरे पास, मतलब फिर उसने यही बात बोली, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरे सहायता तीती ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया और उसने तीती को दे दिया। उन्होंने कुछ बोलने का ही नहीं था बेचारा, तो बोले। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा और बोली, यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया है कि यहाँ कैसे आए, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो दो एक दिन रहोगे ना? बोले कि 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। बोले कि नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया मैं तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ बात करने को बैठी और क्या क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या
बात भी क्या की जाए सोचने लगे। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही, मतलब बोले कि इस घर पर जो छाया है इसे एकदम बेकर सा वो मुझ पर भी अज्ञात रूप से बस में कर रही है। मैं भी वैसे ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे हाँ जैसे यह घर जैसे मालती, जैसे यह घर व जैसे मालती वैसे मैं भी अज्ञात सा हो रहा हूँ। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ यह कहकर क्या बोले, यह कहकर मालती थोड़ा हंस पड़ी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या है, यहाँ पढ़ने को क्या जो पढ़े। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे? पैदल। उन्होंने बोला पैदल। इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, मतलब कि मालती बोली इतनी दूर पैदल आए, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, मतलब बोले कि अज्ञे जी आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आया हूँ, ऐसे ही आए हो, मतलब कि ऐसे ही आए हो। बोले नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं, अच्छा किया यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली तुम थके होगे, लेट जाओ। बोले तुम थके होगे, लेट जाओ। तो अज्ञे जी बोले नहीं बिल्कुल नहीं। अज्ञे जी क्या बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं थका, रहने दो, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके नहीं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांझ कर रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं, मतलब जो कुछ नहीं सोचा। बोले बाहर जाओ। थोड़ी देर क्या बोले, थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई दीदी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण अंग अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। देखिए ऊँघने लगे, सो भी गए होंगे। देखो एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्र में टूटी और मैं मौन में सुनने लगा, और ये मौन में सुनने लगे, सो गए। चार खड़क रहे थे और इसी के पहला घंटा सुनकर मालती रुकी थी। और वही 3 बजे वाली बात फिर मैंने देखी। अब की बार उग्र रूप से मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र की तरह स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। फिर से वही गहरी सांस लिए बोले 4 बज गए। मानो इस अनिश्चित समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीड मीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विक्षांत स्वर में कहता है, किसने कि मैंने यह अमित शून्यपथ का इतना अंश तय कर लिया। न जानो कब कैसे मुझे नींद आ गई, मतलब कि 4 बजा और इनको नींद आ गई। और जब मालती ने सांस भरा तो बोले कि एकदम यंत्रवत इसका जीवन हो गया, एकदम एक मशीन की तरह बस काम करती है और डेली इसी प्रकार से एक मशीन की तरह, मतलब इंसान वाला अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी ने आंगन की आहट में मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए। 2 घंटा मतलब ये सो गए, लौट आए और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। उन्हें याद आ गया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों को मुंह से पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। एक को कराएं, मतलब एक को कराएं और दूसरे को कर पहुंचा दिया। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, ऐसे बोले। मैंने पूछा, यह आपको केस अच्छे मिल जाते होंगे? यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाजे से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पतालों में भी, ठीक ना, बड़े अस्पताल में। मालती आंगन में, क्या बोली? मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, एक टांग काटने पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? मतलब बोले कांटा चुभा था, एक टांग काटने की क्या जरूरी थी? यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काटाते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। महेश्वर हंसे, बोले न काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, फिर मालती बोली, हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया, ठीक ना, मुस्कुरा दिए। मालती मेरे ओर देखते हुए बोली, ऐसा ही होता है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी, फिर देखो रोज आया, मैं तो रोज ऐसी
ऐसी ही बातें सुनती हूँ। अब तो कोई मर मुड़ जाए तो भी ख्याल नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी कि किसी का टांग काट के आया, किसी का हाथ, लेकिन अब तो कोई मर मुड़ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फिर तभी आंगन में खुले हुए नल से कहा टिप 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 टिप, मतलब कि पानी आ गया। मालती ने कहा पानी थोड़ी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोने धोने लगे हैं। तीती महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठाकर लिया और वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। बोले आप लोग भीतर ही सोते, गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आएगा। अब बोले कि अब मतलब 2 ही आदमी थे, इसे बाहर कौन लाएगा। अब के नीचे जाएंगे तो चरपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने के इतना इतना लाभ ही होगा। मतलब बोले कि आपके आने को इतना ही लाभ होगा कि आज बाहर सोएंगे, ठीक ना, हवा में। तीती अभी तक रोता ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर क्या किए, निकलवा दिए। अब क्या हो रहा था, अब हम तीनों महेश्वर, तीती और मैं 2 पलंग पर बैठे। महेश्वर तीती एक पलंग पर, ये अकेले एक अलग पलंग पर बैठ गए, और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर कमी को छुपाने के लिए तीती से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठा था, और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के ओर एक रसोई में छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। बोले कहाँ। बोले अंगीठी पर, मतलब कि ताखा होता था ना, ताखा पर कागज में लिखते हैं। खिड़की मान लो, ताखा तुम लोग देखे हो, बहुत कम बच्चे, कोई तो देखे होंगे। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। फिर क्या है, जिस कागज में वो लपेटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती संध्या के उस छिन्न प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगे। उसे फेंक दिया और आम फिर धोने लगे। बेचारी करने के लिए कुछ उसके पास होता है, छोटे चीज़ में कुछ करने का खोजती, लेकिन जीवन तो उसका मतलब निरस्त सा मानो हो गया था, ऐसा आज्ञा जी बता रहे हैं। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल जाना। होता है ना सरकारी स्कूल में, हाजिरी बनाओ भागना। और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ खाना। मुझे याद आता, कभी जब मैं भाग आता, मैं मालती नहीं आ पाती थी, तब भी मैं खिन्न मन लौट आया करता था। अच्छा, कौन सरकारी स्कूल से भागा है भाई, हम लोग बताना, हम भी भागे हैं। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, ठीक ना, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा इसे 20 पेज बाढ़े एक पेज पढ़ते नहीं, 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी देखते हैं। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने, यानी कि 20 पेज, 10 पन्ने फाड़ती तो इधर उधर से 2 होता ना एक पन्ने में, तो 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। वो अब किसी भांति फर्क न पड़ने देती। 20 पेज डेली फाड़ के 10 पेज फेंक देती, 20 पेज हो गया था। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली। अब पूछो कि ऐसा कि उसको उत्तर देने में आसान हुआ, तो बोले कि पढ़ लेती तो ये पूछते, तो बोले किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है मैं नहीं पढ़ूंगी। बोले किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं पढ़ने वाली नहीं। उसके बाद वह बहुत पीती, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यह सोच रहा था कि वही
की वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, मतलब यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनाओगी? बस अभी बनाती हूँ। मालती बोली बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब तीती की कर्तव्य भावना बहुत वितीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा हाल और नहीं माना, और वो माना नहीं, रोते ही गया। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने और दूसरे से कई कुछ छोटे डिब्बे उठाकर अपना सामान रखने लगा। मतलब सोच रहे बता रहे हैं कि कितना जिम्मेदारी होता है और मतलब कैसा जीवन है, बहुत कष्टपूर्ण, ठीक ना। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किसी न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब दोनों रुक गए, कुछ कहने के लिए इन दोनों को नहीं मिल रहा था और दोनों सोच रहे थे कि वो कुछ बोले तो हम भी बोले, ठीक ना। ये बातचीत वाला हाल हो गया ना जी, कि दो व्यक्ति आपस में बैठेंगे तब एकदम बिजली आदान प्रदान होगी। आगे देखते हैं। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे और तीती सो गया था। और जो बातचीत चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसको जाके पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और सो हम पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक ना। ये 5वां चैप्टर है, पिछला 4 चैप्टर सब पढ़ा दिया और अगले 10 दिन के अंदर और हम सभी खत्म कर देंगे, ठीक ना। पूरा चैप्टर तो हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जब भी देखिए, ठीक ना। पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा हिंदी पढ़ाएं, ठीक ना। मालती पलंग के एक ओर सोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। एक और सोमजामा बिछाकर मतलब सोने वाला बिछाकर उसे लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता। नींद में कभी कभी बच्चा नहीं चौंक उठता है। उठकर बैठ गया, फिर लौट गया। एक बार तो उठकर बैठ गया पर तुरंत ही लेट गया। फिर क्या हुआ, एक बार उठ के बैठ गया लेकिन तुरंत ही फिर लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए। 18 मील मतलब समझ रहे हैं, 1.6 मील होता है 1 किलोमीटर में। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि 1600 मीटर, यानी कि 18 किलोमीटर चल गया। तो 16 गुने 18 कर दीजिए, उतना दूर ये चल के आए। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया कि थका तो मैं भी हूँ। और उनके स्वर में मान लीजिए उन्होंने कहा ना कि थके तो आप भी होंगे, यानी कि महेश्वर भी थके हुए थे, इसलिए ऐसे बोले कि थके तो आप भी होंगे। उनके तो वही बोले कि उनका स्वर ने भी मानो जोर गया। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। तब लगभग कितने बजे थे? 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती क्या कर रही थी? भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देरी मालती की ओर देखते रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर भी इधर उधर खिसक कर वह आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगे। यानी कि उन मालती को पहले देखा हुआ थोड़ी सी, मतलब कि धीरे धीरे खाना खा रही थी, फिर इधर उधर खिसक कर मैं क्या हुआ अज्ञे जी आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, मतलब पूर्णिमा थी जब चांद पूरा होता है। आकाश अनभरा था। आकाश कैसा था? अनभ्र था, पूरा भरा हुआ था थे सितारों से। मैंने देखा कि सरकारी क्वार्टर्स की दिन में अत्यंत सूक्ष्म और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी से चमक रही है। मतलब पूर्णिमा की चांदनी, जो चांद की चांदनी से मतलब उसकी रोशनी से वो पूरा चमक रहा था। अत्यंत शीतलता और सुगंधता से छलक रही थी। मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो। मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो। मैंने देखा, क्या बोले? मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मतमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं। अशांतिमय है किंतु उद्वेग नहीं। मैंने देखा, क्या बोले? मैंने देखा पर जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फिर अंत में बोलेंगे भी कि मेरे अलावा और किसी ने नहीं देखा, इसलिए ये जोर डाले हैं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पथ पर जो चमगादड़ नीरव उड़ने के चक्कर काट रहे थे वो भी सुंदर दिखते थे। मतलब कि चांद के चमक में वो भी सुंदर दिखते थे। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान दा पहाड़ से भाप के उठकर वातावरण में खो जा रहे थे। पहाड़ से जो भाप उठकर वातावरण में खो जा रहे थे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी थी। किधर? आकाश की ओर बढ़ा रखी थी पर्वतें ने अपनी भुजाएं। पर यह सब मैंने ही देखा। बोले यह सब उन्हीं ने देखा और कोई नहीं देखा। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से क्या होकर निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से उसमें मालती धो रही थी। अभी छुट्टी हो जाती मेरी कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। मतलब बोले आगे जी कि अब 11 बजने वाले हैं। तो उसने कहा कि हाँ अब छुट्टी हो जाएगी। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज, फिर देखे ना, रोज इतना ही बजे। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा।
रोज इतना ही बजता है उसे, ठीक ना। वह सब कुछ नहीं देखा, मतलब वह सब जो यज्ञ जी देखे थे प्रकृति की सुंदरता, वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज के नित्य गति से बहा जा रहा था, और वह चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं थी। मतलब एक गति में बस बहती जा रही थी मालती की जिंदगी, वह रुकने के लिए तैयार नहीं थी। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस असल जिज्ञासा से मैंने तीती की ओर देखा, और वह एकाएक मानो किसी क्या हुआ, शैशवोचित ममता से भर उठा, और खिसक कर पलंग से नीचे गिर गया और चिल्ला कर रोने लगा। मतलब खिसक कर वो पलंग से नीचे गिर कर चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्योंकि वो भी सोए हुए थे। फिर उन्होंने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकली आई। मैंने खत शब्दों को याद कर धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। मतलब उन्होंने कहा चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया, ठीक ना। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिरता है। एक छोटे से क्षण के लिए मैं स्तब्ध हो गया, मतलब चुप हो गए। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विरोध का स्वर से कहा, पूरे इनका पूरा जो शरीर है पूरा विरोध के स्वर में मन के भीतर ही बाहर एक शब्द नहीं निकला, माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया। मतलब कि जब ऐसे बोली कि रोज ऐसा होता है बच्चा गिर जाता है, तो बोले कि माँ युवती माँ, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब कि तुम्हारा सारा जीवन आगे है, तुम इसे कैसे संभालोगे? गिरने पर तुम इसे ऐसे बोल रही हो। हालांकि आगे जी को ऐसा लगा थोड़ा ना उसकी माँ को दुख नहीं हो, दुख तो हुआ होगा बेचारे को, लेकिन वो ऐसा गुस्से में बोल दी। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है, फिर उन्होंने जाना कि वह भावना झूठी नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उसे कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर रही है। उसके जीवन के पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। घुन की तरह लग गई। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वो उसे पहचानते ही नहीं। उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं, उस छाया की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। कोई भी इंसान अकेले रहता तो चिड़चिड़ा हो ही जाता है, तो वही कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया जो उसे घेरे हुए था। इतना देर में पूर्वत शांति हो गई, इतना देर में चारों फिर सगर शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ओंग रहे थे। प्रीति मालती के लेते हुए शरीर से चिपक कर चुपचाप हो गया था। मालती के शरीर से चिपक कर चुपचाप वो बेचारा तिथि हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को तभी मतलब वो कह रहे कि हम ऊपर देख रहे थे आकाश में, लेकिन क्या चांद को देख रहे थे तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भरी हो रही पलकों को उठाकर आकाशमित ही किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। मतलब कि 2-3 बार मालती समय बजने पर क्या सांस लेकर दिन भर इसी बोल रही थी, बज गए। तो फिर उन्होंने आकस्मिक रूप से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे के खनकने के साथ ही मालती की छाती एकाएक फोफले की भांति उठी और धीरे धीरे बंधने लगा और घंटा के ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। मतलब इसे सांस लेकर के अब बोली 11 बज गया, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। 11 बज गया भाई, 11 को खत्म करो। और समझ गए ना, इसी में वो क्या दिखाना चाहे अज्ञा जी, इस जीवन को दिखाना चाहे कि एक मतलब कि क्या एक ऐसा जीवन होता है। मतलब एक शादी के बाद एक कुमारी कन्या की जो कि चंचल थी, खेलती कूदती थी, और अचानक शादी हो जाते के साथ ही मतलब एक ऐसी जीवन में बंध जाती है। और ऐसा उसके साथ कोई खेलने कूदने वाला नहीं, जैसे कि अकेले रहती थी, उतना बड़ा घर में कोई नहीं था, तो जैसे एक छाया सी पड़ गई थी उसके घर में, चिड़चिड़ापन सा जाग गया था। यही सब उन्होंने बताने की कोशिश किया था इस कहानी के माध्यम से, और इसका रोज शीर्षक वहीं से रखा क्योंकि वो रोज करती थी। और हाँ, बच्चों में बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो एक चैप्टर है 2, 3 और 4, यानी कि बातचीत उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, और इसके बाद था संपूर्ण क्रांति के बाद अर्धनारीश्वर, और अभी रोज पढ़ा दिए हैं। और इसका 5 का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग अगर बाद में देखते हैं वीडियो को, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरा जो है ये हिंदी कवर कर रहा हूँ, जो कि अगले 15 दिन के अंदर, ठीक ना, पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे। 30 दिन के अंदर पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, ठीक ना, काव्य खंड और गद्य खंड दोनों। तो उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अदर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक ना, अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो को अब करते हैं समाप्ति। जय हिंद।